हॉल में बैठे तो 5 लोग थे, किंतु वहां शांति इतनी थी कि सुई गिरे तो बम जैसा धमाका हो। 1200 करोड़ सुनकर सबका नशा हिरनछू हो गया। सभी रुपए से भरे अटैची की कल्पना करने लगे। विधायक दीपक चौरसिया ने अपनी युक्ति प्रस्तुत करते हुए कहा, यदि हम वहां पर सीधा हथियारबंद लोगों को भेज दें और सभी गार्ड्स को मार दिया जाए तो? हंसराज: हाँ सही है, मगर वॉल्ट को ढूंढने में तो बहुत समय लग जाएगा और उसे खोलने में भी बहुत समय लगेगा। इतने समय में वहां पर पुलिस पहुंच जाएगी। वहां जाना तो सरल है, परंतु वहां से सुरक्षित वापस नहीं आ सकते और वो गार्ड भी अत्यंत कुशल प्रशिक्षित है। उन्हें मारना भी इतना सरल नहीं है। फिर हितेश पूछता है कि वहां और क्या क्या इंतजाम है। हंसराज ने लाल पानी का एक घूंट गले से नीचे उतारते हुए कहा, वहां हर तरफ सुरक्षा कर्मी हैं, लेजर बीम है जो किसी को भी जलाकर राख कर दे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील से बने वॉल्ट हैं, गलियों के भूल भुलैया है, हर तरफ अलार्म लगे हुए हैं। जरा सा शक होने पर यदि अलार्म बजा दिया गया तो 5 मिनट में वहां चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होगी। फिर चौरसिया पूछता है, यदि वहां पर अपना कोई व्यक्ति हम किसी बहाने से भेज दें और तुम उसे वर्ल्ड की कोड बता दो तो काम हो सकता है क्या? हंसराज: नहीं, इसमें बहुत संकट है। वर्ल्ड के बाहर भी गार्ड तैनात रहते हैं। तनिक भी संदेह होने से सारा का सारा प्लान खत्म हो सकता है, वो भी शुरू होने से पहले। विजय: इसका मतलब ये है कि वहां कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता और गया तो मारा जाएगा। तब तो ताम्रपत्र को चोरी करना असंभव है। हितेश: तब तो हमें वहां पर एक मुर्दे को भेज देना चाहिए। लगता है ये पागल हो गया है। 1200 करोड़ सुनकर इसकी दिमाग फिर गया है। मुर्दा भेज देंगे? हंसकर हितेश की टांग खींचते हुए मोहन बोला, चौरसिया, ये मजाक उड़ाने का समय नहीं है और ना ही टांग खींचने का। हितेश, कोई तो मार्ग निकालो। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। मैं एक ऐसे व्यक्ति से परिचित हूँ जो किसी भी मुर्दे में जान डाल सकता है। हितेश ने सबकी तरफ देखते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, पेग बनाओ विजय, तुमने तो सारा का सारा नशा ही उतार दिया। मोहन ने कहा। विजय ने सबके लिए पेग बनाए। मोहन ने उसमें बर्फ डाली और सबने एक ही घूंट में पूरा का पूरा पेग खाली कर दिया। कुछ समय बाद चौरसिया बोला, हाँ हितेश, तुम क्या कह रहे थे? मुर्दा जिंदा हो सकता है, जिंदा मुर्दा हो सकता है, क्या बोल रहे थे तुम वहां? वो कैसे? हितेश, देखिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं एक औघड़ को जानता हूँ। एक बार वो हमारे घर आया था, तब उसने मुझसे कहा था कि वो मुर्दा जिंदा कर सकता है, किंतु केवल उसी को जो फांसी से मरा हुआ हो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि तुमने किसी मुर्दे को जिंदा कर भी लिया, तो वो हमारे लिए कैसे काम कर पाएगा? इस तथ्य पर भी तो विचार करना होगा। मोहन ने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा। मुर्दा हमारा काम कैसे करेगा? और किया भी तो उसे म्यूजियम के बारे में पता भी तो होना चाहिए। वो गार्ड की गोलियों से कैसे बच पाएगा? विजय अपना सिर खुजाते हुए बोला, मुर्दा पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो पहले से ही मरा हुआ है
उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। हितेश दूसरा पैग बनाते हुए कहता जा रहा था कि रहा प्रश्न म्यूजियम का, हमें उसे सब कुछ सिखाना होगा। विजय, ये अत्यंत ही रिस्की काम लग रहा है। इस प्लान का तो कहीं कोई सर पैर भी नहीं दिख रहा है। कुछ सोचते हुए चौरसिया ने कहा, प्लान तो ठीक है, बस इसे थोड़ा और दुरुस्त करना होगा, जैसे मुर्दा कोई अपना ही बंदा हो। हितेश कहता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम को ठीक से जानता हो, जो वहां पर भटके नहीं। अगर कोई म्यूजियम का ही बंदा हो तो। मोहन ने जब अपनी बात कही तो सब चौरसिया की तरफ देखने लगे। चौरसिया को लगा कि ये सब मिलकर उसका ही मुर्दा बना देंगे पैसों के लिए। चौरसिया ने अपने ऊपर सबके दृष्टि को भांपते हुए कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम पैसों के लिए मेरा ही मुर्दा बना दोगे। मैं यहाँ पर पैसे कमाने आया हूँ, मरने नहीं। अगर मुझे कुछ भी हुआ मैं तुम सबको ले डूबूंगा। अरे इतना गुस्सा होने की क्या बात है? हम तुम्हें मुर्दा नहीं बनाने वाले। हम तो ये पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो म्यूजियम के बारे में सब कुछ जानता हो, जिसे हम अपना मुर्दा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हंसराज चोपड़ा, जो अब तक चुप बैठा था, वो बोला, मैं जानता हूँ ऐसे एक व्यक्ति को जो म्यूजियम में ही काम करता है। नाम है आरव कुमार। हाँ, लेकिन उसे फांसी पर कैसे लटकाएंगे? विजय ने प्रश्न सभी की ओर उछाल दिया। चौरसिया, उसे मार देंगे। चौरसिया एक पेग लगाकर बोलता है कि उसे मार देंगे और क्या। मुझे वो ताम्रपत्र एट एनी कॉस्ट चाहिए। लेकिन ऐसे में पुलिस केस होगा, छानबीन भी होगी, तो हम फंस सकते हैं। दूसरी बात, उसका पोस्टमार्टम होगा जिसमें चीरफाड़ होगी, तो ऐसे में वो बॉडी हमारे किस काम की रहेगी? मोहन ने कहा, जो अब तक चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहा था। मोहन की बात सुनकर सब फिर से सोच विचार में पड़ गए। मोहन ने विधायक चौरसिया की तरफ देखते हुए कहा, अगर किसी को मर्डर केस में फांसी हो जाए तो, और कोर्ट उसे फांसी दे दे तो कैसा रहेगा? आखिरकार आप विधायक जो हैं, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये हो सकता है। इसमें छानबीन नहीं होगी, ना ही पोस्टमार्टम होगा। विजय ने चहकते हुए कहा, करेक्ट। सबने चीयर्स करके एक ही स्वर में एक ही साथ कहा। लेकिन उसे किसके मर्डर केस में फंसाया जाए? मोहन बोला, हितेश, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास ऐसे काम के लिए बहुत आदमी हैं। चौरसिया, ठीक है, तो ये काम तुम्हें सौंपते हैं। पूरा कार्य सावधानी से होना चाहिए। हितेश, हाँ, पर इसमें खर्चा अधिक होगा। चौरसिया, कितना खर्चा होगा? हितेश, 2 करोड़ के आसपास खर्चा होगा। इतना? विजय का मुंह फटा रह गया। चौरसिया संयत स्वर में बोला, ठीक है, दिया तुम्हें, किंतु काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पर इससे पहले उन साधु बाबा से तो तुम पूछ लो कि ऐसा संभव है या फिर नहीं, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग उसी पर टिका है। ये ध्यान रहे कि तुम उस साधु को या फिर अघोरी बाबा जो भी है वो, उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। हितेश,
मुझ पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए मुझ पर। सारी की सारी बातें सीक्रेट रहेंगी, केवल मैं ही मिलूंगा उससे। ठीक है फिर, सुनाओ कुछ अच्छा न्यूज़। शराब की आखिरी घूंट पीते हुए विधायक चौरसिया बोला। इसी के साथ मीटिंग समाप्त हो गई। सब लड़खड़ाते कदमों से अपने अपने रास्ते चले गए। सभी की आंखों में लालच की चमक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी, जो किसी से भी कुछ भी करवा सकती है।